नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। 27 नवंबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स कौन कौन से डिस्कस करेंगे। पहला, अ क्लियर रीडिंग ऑफ आयुर्वेदा सर्जरी मूव। रिसेंटली सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें ये बोला गया है कि कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स में सर्जरी करने की ये परमिशन आयुर्वेदा डॉक्टर्स को भी दी जाएगी। अभी जैसे ही आयुर्वेदा डॉक्टर्स को सर्जरी करने की परमिशन प्रोवाइड की गई, तो भाई जो बाकी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो कन्वेंशनल डॉक्टर्स हैं, और इनफैक्ट इवन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ये सही नहीं है। इनफैक्ट देखिए, आयुर्वेदा डॉक्टर्स को आयुर्वेदा डॉक्टर समझा ही नहीं जाता है, बट कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, जिनका नाम है डॉक्टर संजय नागराल, ये सर्जन है, बेस्ड फ्रॉम मुंबई, लिखते भी हैं। इनका बोलना है कि देखिए, हेल्थ कैपेसिटी में और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बट कहीं ना कहीं सर्जरी में इन्वॉल्व होना उनका उतना सही नहीं है। उसके रिस्पेक्ट में भी कुछ संजय नागराल जी ने पॉइंट्स दे रखे हैं। फिर संजय नागराल जी ने यह भी बताया है कि जो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो उनको खुद बहुत अच्छी तरीके से सर्जरी नहीं आती। तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं संजय नागराल जी ने, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। कुल मिला के एक बहुत अच्छा और इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है ये। फिर है रीन इन वैक्सीन नेशनलिज्म द प्रॉफिटेरिंग। यहाँ पे क्या बात की गई है कि देखिए, लाइफ सेविंग मेडिसिन बन रही है दुनिया भर में, और जब लाइफ सेविंग मेडिसिन बन रही हैं तो कुल मिला के कल की डेट में ये वैक्सीन किन कंट्रीज को किस प्रायोरिटी बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी और कितने पैसे में प्रोवाइड की जाएंगी। और कोरोना के समय पे जब एक पैंडेमिक और ह्यूमैनिटेरियन, एक कह सकते हैं कि मेजर डिजास्टर इशू हमारे सामने खड़ा है, उस समय पे प्रॉफिट मोटिव को कंसीडर करना कितना सही है। ये सब पॉइंट्स देखे गए, तो इनको देखेंगे। फिर नेक्स्ट है पुलिसिंग फेथ। देखिए, ये जो लव जिहाद वाला इशू चल रहा है, एंटी कन्वर्जन लॉस को लाने की कोशिश की जा रही है, और वो एंटी कन्वर्जन लॉस जो कि इंटर रिलीजन मैरिजेस को बैन करते हैं। देखिए, बात यहां पे ये है कि ऑलरेडी हमारी सरकारों ने ऐसे नियम कानून पास कर रखे हैं जो कन्वर्जन को इस बेसिस पे रिजेक्ट करते हैं कि वो वॉलंटरी नहीं है। आप वॉलंटरी बेसिस पे कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आप अपनी मर्जी से करो। आपको कोई झांसा दे के, आपको कोई डरा के, बंदूक की नोक पे कन्वर्ट कराता है, तो उसके लिए नियम कानून अवेलेबल है। लेकिन जो भी नियम कानून अवेलेबल है कन्वर्जन के अगेंस्ट, उसमें मैरिज एक इशू नहीं है। अभी के लिए ये जो हरियाणा में केस हुआ है, एक लड़की को एक लड़के ने गोली मार दी, जिसको लव जिहाद का केस बोला जाता है, इस केस के बाद से बहुत सारी सरकारें ऐसे एंटी कन्वर्जन लॉस को लाने की कोशिश कर रही हैं जो मैरिज के बेसिस पे कन्वर्जन को रोक रहे हैं। यानी कि अगर आप शादी के बेसिस पे कन्वर्ट कर रहे हो एक धर्म से दूसरे धर्म में, तो उसे गलत बताया जा रहा है। गलत तब नहीं होगा जब आप एडवांस में ये नोटिस दे दो कि हाँ भाई हम कन्वर्ट करने वाले हैं, तो वो किस हद तक कितना जुडिशियल स्क्रूटनी में सही बैठेगा, इन सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन कौन से और स्टेट्स इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के लॉस को, इसके बारे में बात की जा रही है, तो एक दो पॉइंट्स देख लेंगे। उसके बाद है स्टॉर्म वार्निंग्स। देखिए, साइक्लोन निवार आ रखा है, ये साल जबरदस्त रहा है। साइक्लोन निसर्ग की बात कर लीजिए, उससे पहले साइक्लोन अम्फन की बात कर लीजिए, अब साइक्लोन निवार है। साइक्लोन निवार अभी भी नुकसान पहुंचा रहा है, मिलियंस ऑफ कोस्टल रेजिडेंट्स को इसने नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, कल तक ये बहुत स्ट्रांग रहा है, अभी तो सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल ही कमजोर पड़ गया है। तो यहां पे तमिलनाडु की सरकार किस तरीके से साइक्लोन निवार को डील कर रही है, कहीं ना कहीं ओवरऑल साइक्लोन्स की डीलिंग में सरकारों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक या दो मतलब नॉर्मल पॉइंट्स, वैसे तो इन पॉइंट्स को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, बट फिर भी एक बार देख लेंगे। तो ये 4 आर्टिकल्स ही मैं डिस्कस करूंगा आज। 2-3 और अच्छे आर्टिकल्स हैं, जैसे टफर लॉस, द आंसर टू चेक ऑनलाइन अब्यूज, ट्रेड टाइज और परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शंस। इनको फ्रेंड्स आज मेरे पास डिस्कस करने का समय नहीं है, इसलिए मैं आज ये 3 आर्टिकल्स ये स्किप कर रहा हूं। और ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए मैं रेगुलरली न्यूज लेके आता ही रहता हूं करंट अफेयर्स की, तो वहां कभी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से, द स्टॉर्म वार्निंग्स ऑन वेदर फोरकास्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जेन्युइन डाउट्स का जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए, जो साइक्लोन निवार आया, सबके अंदर एक डर सा, खौफ सा था। 26 नवंबर तक की अगर बात की जाए तो इस साइक्लोन ने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था। हाँ, प्रॉपर्टी को इसने नुकसान पहुंचाया था, 3 लोग की जानें गई थी जब तक ये आर्टिकल अपडेट हुआ है। कहीं ना कहीं इतना लार्ज स्केल जो वेदर इवेंट है वो बड़े बेसिस पे नुकसान पहुंचाता है, उतने बेसिस पे तो नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत बहुत तेज हवा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहुत तेज बारिश,
तो ओवरऑल फाइनल इफेक्ट्स क्या थे साइक्लोन के, ये तो आने में समय ही पता चला, समय में ही बताएगा। मतलब 3 से 4 दिन बाद प्रॉपर रिपोर्ट्स आएंगी कि साइक्लोन निवार में एक्चुअली में कितना नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग डर गए थे। 2015 के जो चेन्नई फ्लड्स आए थे, भयंकर बारिश हुई थी, उसके समय पे लोग लग रहा था कि वैसी ही बारिश अब होने वाली होगी। मुझे याद है 2015 के फ्लड्स की दोस्तों, मैं आप समझ लीजिए कि 28 दिसंबर 2015 को चेन्नई पहुंचा था, तब तक कि वो फ्लड सबसाइड हो चुके थे, लेकिन तब भी लोग डरे हुए थे बहुत ज्यादा। इतने भयंकर फ्लड्स आए थे 2015 में चेन्नई में, कुछ लोगों को लगा कि कुछ उस प्रकार के फ्लड आ जाएंगे। हालांकि उस प्रकार के फ्लड नहीं आए हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी फोरकास्टिंग अच्छी होती जा रही है। कहीं ना कहीं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की हैंडलिंग, हमारे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की हैंडलिंग काफी अच्छी रही है। और फिर जो हमारी सरकार है तमिलनाडु की, वो भी प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व है। क्योंकि 2021 में इलेक्शंस हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी लोगों की मदद में लगी हुई हैं, उनको पता है लोगों ही वोट देने वाले हैं। तो चीफ मिनिस्टर एडापड्डी के पलानीस्वामी वो भी फील्ड विजिट कर रहे हैं। द्रविड मुनेत्र कजागम जो अपोजिशन में है वो अपने ही रिलीफ ऑपरेशंस चला रहे हैं। तो काफी हद तक चीजें करने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इलेक्शन से पहले, और मैं ये नहीं कहूंगा इलेक्शन से पहले, अगर कोई ऐसा क्राइसिस आ जाता है तो गवर्नमेंट काम करती है, नो डाउट करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, वो इस तरीके के डिजास्टर्स में काम करते हैं। बट यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि सिर्फ काम करने से नहीं होगा। क्या आपने चेन्नई के जो सिविक डेवलपमेंट हुआ है उसका साइंटिफिक असेसमेंट किया है? क्या आपने देखा है कि चेन्नई में जब भी पानी तेज बरसता है तो इतनी फ्लडिंग क्यों हो जाती है? कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि कितने फ्लड प्लेन्स का नुकसान हुआ है, कितनी लेकें गायब हो गई हैं, कितने वेटलैंड्स में इंक्रोचमेंट हुआ है? मॉनसून फ्लडिंग होती है तो क्या उसके पानी निकलने के लिए कोई जगह है, कोई ड्रेनेज सीपेज है? तो भाई इन सब चीजों पे आप ध्यान दो। बट इन सब चीजों पे सक्सेसिव गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे पाती। कहीं ना कहीं वो लैंड ग्रैब्स जो कॉर्पोरेट्स करते हैं, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज करती हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं, उन लैंड ग्रैब्स को स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोकती है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स आता है, उनको लगता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है तो दुनिया भर की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे आके कंपनियां खोलेंगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके चलते इन्वायरमेंटल कंसर्न्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिक्स को हम लोग भूल जाते हैं। और फिर जब कोई ऐसा डिजास्टरफुल इवेंट होता है कि पानी ज्यादा बरस गया तो हालत खराब हो जाती है। तो यही सब बताया गया कि देखिए तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट है, लोकल बॉडीज हैं और जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, उनको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो वेदर डिसरप्शन पैटर्न्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो आगे आने वाले समय में हो सकता है फिर से इस तरीके की बारिश हो, तो फिर से इस तरीके की बारिश होगी तो आप इंडिविजुअली इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकते कि बारिश हुई और आपने डिजास्टर रिस्पांस टीम को भेज दिया और सबको सही कर दिया। आपको एक लॉन्ग टर्म अप्रोच निकालनी पड़ेगी। पानी बरसा तो पानी की ड्रेनेज की जगह हो ताकि वो नेचुरली निकल जाए, वहीं पे भर के ना खड़ा हो जाए, स्टैंडिंग वाटर ना हो जाए, क्योंकि ये पूरी की पूरे इकोनॉमिक और लोगों के डेली लाइफ को झकझोर के रख देता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला आर्टिकल। उसके बाद बात करते हैं पुलिसिंग फेथ ऑन लव जिहाद ये लॉस। पुलिसिंग फेथ पूरा ही पूरा ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। ये एंटी कन्वर्जन लॉस दैट बार इंटर मैरिजेस विल लीड टू द पाथ ऑफ सोशल रिग्रेशन। तो यहां पे बोल रहे हैं कि अगर आप धर्म के नाम पे शादी अगर रोकते हो तो कहीं ना कहीं हम लोग सोशल रिग्रेशन की तरफ जाएंगे। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश एक ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है जिससे अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स को बैन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक मिडवल जील है। मिडवल जील कैसे? मिडवल एरा में जो मुस्लिम लीडर्स थे वो हिंदू मासेस को दबाते थे, हालांकि सारे नहीं दबाते थे, बट कुछ जगहों पे ये इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं। देखिए वैसे अगर आप बात करो हमारी मिडवल हिस्ट्री की, तो धर्म के नाम पे लड़ाइयां हुई हैं, बट वो लड़ाइयां बहुत गंदी नहीं थी। जो धर्म के नाम पे गंदी लड़ाइयां शुरू हुई ना, वो ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बाद शुरू हुई। जिस प्रकार के कम्युनल राइट्स ब्रिटेन की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बाद देखने को मिले हैं, पहले ऐसे देखने को नहीं मिले। एटलीस्ट हिंदू और मुस्लिम मासेस आपस में कम लड़ते थे, लड़ते पहले भी थे, वो हमेशा ही लड़ रहे हैं, ठीक है ना, और आगे भी लड़ते रहेंगे। जिनको कोई काम नहीं हो फालतू लड़ ही रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन पहले इस लेवल पे नहीं लड़ते थे जब मिडवलिज्म था। लेकिन मिडवलिज्म में कुछ हद तक तो राजा थे जो कि मतलब लोगों को कन्वर्ट करते थे, बोलते थे कि इस्लाम धर्म अपना लो नहीं तो मार देंगे। इस तरीके की इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं, सब ऐसे नहीं है। लेकिन यहां पे ये बोला जा रहा है कि ये जो उत्तर प्रदेश का ये जो ऑर्डिनेंस है जो कि धर्म के नाम पे शादी को रोकने की बात कर रहा है, उसमें कहीं हिंदुत्व एलिमेंट आ रहा है और इस्लामोफोबिया को प्रमोट किया जा रहा है। अब ये सब तो चीजें चलिए पॉलिटिकल हो गई। उत्तर प्रदेश जो नियम कानून लेके आ रहा है वैसा ही नियम कानून हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए अपेरेंटली इंस्पायर्ड बाय सिमिलर लेजिस्लेशन इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। तो भैया
इट सॉट टू इंक्लूड एल्यूरिंग टू मैरिज, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसे लॉज आए हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऑर्डिनेंस आ रहा है, और उत्तर प्रदेश के ऑर्डिनेंस में रिलीजियस कन्वर्जन को इलीगल बताने के लिए ग्राउंड जोड़ा गया है जिसका नाम है एल्यूरिंग इनटू मैरिज, यानी मैरिज का झांसा देना। ठीक है, यहां पे बेसिकली बात ये हो रही है कि जबरदस्ती के थ्रू, कोवर्सन के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू और धोखे के थ्रू अगर आप रिलीजियस कन्वर्जन करा देते हो शादी करके तो ये इलीगल है। लेकिन अब आज की डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा दोस्तों ये है कि जब एक इंटर रिलीजन कपल आपस में शादी करता है, और मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे जो बात हो रही है वो एक मुस्लिम मैन और हिंदू वुमेन की बात हो रही है, तो उसमें बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो जो हिंदू वुमेन है वो अपनी मर्जी से कन्वर्ट कर लेती है। अब यहां पे जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, ये ऑर्डिनेंस ये बोल रहा है कि अगर आपको अपनी मर्जी से कन्वर्ट करना है तो शादी के पहले, और अच्छा खासा पहले, लगभग 1 महीने पहले आप अलग से नोटिफाई करिए कि आप वॉलंटरली कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं इस ऑर्डिनेंस को गलत तरीके से इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है कि मान लीजिए एक इंटर रिलीजन कपल की शादी हुई और शादी होने के 10 से 15 दिन के अंदर उसका रिलीजन, लड़की का रिलीजन कन्वर्ट करा दिया गया, तो उस केस में भैया लीगल प्रोसीडिंग चालू की जा सकती है। तो इसमें प्रेजेंट टर्म्स रखे गए हैं, 1 से 5 साल के प्रेजेंट टर्म्स, 3 से 5 साल के प्रेजेंट टर्म्स कन्वर्सिंग, मतलब उन केसेस में जब कन्वर्जन वुमेन और SC ST मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हैं, 10 ईयर का जेल टर्म जब मास कन्वर्जन कराया जा रहा हो इलीगल तरीके से, तो ये सब बातें करी गई हैं। अब बात यहां पे ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट का यहां पे क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट इन सब चीजों में इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के व्यू पॉइंट से पहले एक बार उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन का व्यू पॉइंट देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि देयर इज ऑल्सो अ प्रायर डिक्लेरेशन प्रोविजन ऑन एन इंटेंडेड कन्वर्जन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई दो मतलब लोग शादी कर रहे हैं, मैन और वुमेन, और वुमेन को कन्वर्ट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कन्वर्जन किसी का भी हो सकता है, मैन का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वुमेन का हो। ठीक है, तो एक मुस्लिम मैन और एक हिंदू वुमेन शादी कर रही है, तो अगर उस हिंदू वुमेन को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना है तो उसको कम से कम शादी से कुछ दिन पहले तो बताना ही पड़ेगा कि हाँ भाई मैं कन्वर्जन कर रही हूं, ये मेरा व्यूज है, मैं कन्वर्जन करना चाहती हूं। ये बात किसने बोली? उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने। ये रिपोर्ट लास्ट ईयर ही सबमिट हो गई थी। अब पैनल ने ये बोला, देखिए पैनल क्या बोला, उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन had suggested that conversion solely for marriage should be declared null and void. The state notes on ordinance says it provides on invalidation of marriages solemnized solely for conversion. तो उत्तर प्रदेश का लॉ कमीशन ये बोल रहा है कि शादी के लिए अगर आपने अपने धर्म को कन्वर्ट किया है सिर्फ शादी के लिए तो वो गलत है। हालांकि ये लॉ कमीशन बोल रहा है, लॉ कमीशन के बोलने से कुछ होता नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस क्या बोल रहा है उत्तर प्रदेश का कि देखिए शादी हो गई और शादी होने के बाद अगर आप लड़के या लड़की को प्रेशराइज कर रहे हो कि भैया तुम कन्वर्ट करो तो वो इलीगल है। अब यहां पे आपको पता ही है दोस्तों, ज्यादातर जो शादियां होती है ना, ज्यादातर नहीं बोलना चाहिए, बहुत सी शादियों में लड़ाइयां होती हैं। ठीक है, तो इंटर धर्म शादी होगी, मान लो हस्बैंड और वाइफ की बनी नहीं, और इंटर रिलीजन शादी है, तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन का इस्तेमाल करके हस्बैंड या वाइफ परेशान कर सकता है दूसरे पार्टनर को, क्योंकि जो बात धर्म की होगी भी नहीं उस धर्म को इन्वोक करके। तो कल की डेट में यह भी हो सकता है कि भाई एक हिंदू मैन एक मुस्लिम वुमेन से शादी करे, या एक मुस्लिम मैन एक हिंदू वुमेन से शादी करे, और बाद में दोनों की बने नहीं और वो वुमेन या मैन दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दे धर्म के नाम पे कि मेरे धर्म चेंज करवाया गया, मुझे परेशान किया गया। ठीक है, क्योंकि दोनों में पर्सनल बेसिस पे नहीं बन रही है, तो पर्सनल बेसिस वाली बात को कोर्ट में लेके जा नहीं सकते, तो धर्म के नाम पे आपने केस फाइल कर दिया। तो इस तरीके की चीजें दोस्तों बहुत हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो देखते हैं क्या बोलता है। एक एक्ट आया था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। ये मध्य प्रदेश और ओडिशा के एक्ट थे इन स्टैनिलोसिस 1977। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैनिलोसिस 1977 के केस में बोला कि देखिए राइट टू प्रोपोगेट अ रिलीजन डिड नॉट इंक्लूड द राइट टू कन्वर्ट, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सही है, लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार करते वक्त राइट टू कन्वर्ट को क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं कन्वर्जन करूंगा, दिस यू कैन नॉट डू। ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं ऑलरेडी स्टेट्स में जहां पे मैरिज के थ्रू जो कन्वर्जन है रिलीजन का वो अलाउड नहीं है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये जो यूपी वाला लॉ है ये बेसिकली यही करने की कोशिश कर रहा है कि भैया मैरिज के आधार पे अगर आप धर्म का कन्वर्जन कर रहे हो तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। अभी किस हद तक जुडिशियल स्क्रूटनी में ये चीज अलाउ की जाएगी नहीं की जाएगी ये देखने वाली बात है।
शफीन जहान हादिया केस था सुप्रीम कोर्ट का 2018 में। उसके बाद क्या बोला गया, that it would be no more constitutional to use marriage as a ground for prohibiting conversion as it involves right to privacy, choice and marital freedom। मतलब शाफीन जहान हादिया 2018 के केस में साफ साफ ये निकल के आया कि भैया अगर मैरिज के आधार पर कोई भी लड़का लड़की अपना धर्म का कन्वर्जन करता है तो वो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ये बात बोल चुकी है। तो मैरिज के आधार पर कन्वर्जन गलत नहीं होगा। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई अगर सिर्फ मैरिज के आधार पर आप कन्वर्जन कर रहे हो तो फिर वो गलत हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी फोर्स या कोerसन इन्वॉल्व है। अभी ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो ये ऑर्डिनेंस आ रहा है वो कितना सही है कितना गलत है, ये केस 100% जुडिशरी में जाना ही जाना है। और जुडिशरी इस पे ऊपर क्या करती है ये समय पता चलेगा। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटीज को ही अपने काम करने के तरीके को सही करना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई और इस तरीके के जो पागल सरफरे घूमते हैं, जो गोली मार देते हैं उन लड़कियों को जो कि उनकी बात नहीं सुनती हैं, तो इस तरीके की टेंडेंसीज को सोसाइटी में हटाना चाहिए। हमारी सोसाइटी को डेवलप करना चाहिए मेंटली, क्योंकि जब इस तरीके के इंस्टेंसेस होंगे तो एक चीज़ तो क्लियर पता चलती है कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेंटली अभी डेवलप्ड ही नहीं हुई। और ऐसे केसेस में पॉलिटिशियंस को तो मौका मिल ही जाएगा कि भैया वो अपने वोट बैंक जुटाने लगे डर फैला के, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। क्लियर रीडिंग ऑफ आयुर्वेदा सर्जरी मूव, इंडिया नीड्स इट्स आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स इंक्लूडिंग सर्जन्स टू इंप्रूव द कॉमन मैन्स एक्सेस टू डिसेंट हेल्थ केयर। देखिए क्या बोला जा रहा है। 2014 में हमारे मोदी साहब ने मुंबई में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए इंडिया की मेडिकल हेरिटेज के बारे में बात की। तो आपने सुना ही होगा कि भाई गणेश जी का जब सर हटा दिया था तो शिव जी ने उसको लगा दिया था। तो शिव जी को यहाँ पे सर्जन दिखाने की कोशिश की है हमारे मोदी साहब ने। और अगर आप बात करो हमारी एंशिएंट मेडिकल साइंसेस की, तो सुश्रुता संहिता के बारे में आपने सुना होगा। सुश्रुता संहिता में बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। तो उस जमाने में ही हमारे जो इंटेलेक्चुअल और जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी के लोग थे जिन्होंने सुश्रुता संहिता लिखा है, उसी समय पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स के बारे में बता दिया है। ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स जो आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स को आने में बहुत समय लग गया, वो एंशिएंट इंडिया में ही एग्जिस्ट करते थे। देखिए क्या लिखा है। देयर आर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस इन द सुश्रुता संहिता, द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेडिसिन एंड सर्जरी of procedures such as rhinoplasty where the nose is reconstructed with the tissue from the cheek. It was thousands of years later that this modern plastic surgeons described this procedure। यानी हजारों साल बाद इंग्लैंड और यूएस जैसी जगहों पे जो मॉडर्न सर्जन्स हैं वो इस प्रकार के प्रोसीजर को लेके आ रहे हैं जैसा प्रोसीजर पहले की हमारी किताबों में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया लास्ट वीक ऑन 20 नवंबर। एक गेजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन लिंक ये दे रखा है, इससे आप इस नोटिफिकेशन को खोल के पढ़ भी सकते हैं। ये क्या बोल रहा है, नोटिफिकेशन दिया है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट के अंदर। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। और एक्ट कौन सा है, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट। ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स द इंडियन मेडिकल सिस्टम्स ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, सौरिकपा, यूनानी मेडिसिन। इन्होंने ये बोला है कि भैया सर्जिकल प्रोसीजर्स को कर सकते हैं कौन, पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स इन शल्य सर्जरी। अब भैया बवाल छिड़ गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हमेशा से इंफीरियर कैटेगरी में रखा जाता है, उनको नॉर्मल डॉक्टर्स के बराबर माना ही नहीं जाता है। ऐसे केसेस में जो उनकी पेरेंट बॉडी है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि जिन्होंने शल्य सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट किया है आयुर्वेदा में, वो भाई सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। तो भैया व्हाट्सएप ग्रुप बनने लगे, अलार्म की सिचुएशन आने लगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप क्या कर रहे हैं। एलोपैथिक सर्जन्स नाराज हो गए कि भाई जो काम हमारा है आप दूसरे को दे रहे हैं, ये तो हाफ बेक्ड, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हाफ बेक्ड बोला जा रहा है, आधा डॉक्टर बोला जा रहा है। तो हमारे चिल्ड्रंस को अब ये हाफ बेक्ड डॉक्टर्स ऑपरेट करेंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे दोस्तों हो रही हैं। अब यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ओवर एक्साइटमेंट है, ये जो जील दिखाई जा रही है, क्या ये सही है। अब इंडिपेंडेंस के बाद हमारे देश की मेडिकल साइंसेस के बारे में बात करते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद देश में दो प्रकार की मेडिकल साइंसेस थी। एक मेडिकल साइंसेस जो ब्रिटेन लेके आए थे, दूसरा मेडिकल साइंस इंडिया की मेडिकल साइंस जो कि थी आयुर्वेदा। उस समय पे जरूरत ये थी कि दोनों में से किसी एक को ना चुन के दोनों के इंटीग्रेशन को चुना जाए, दोनों के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को मिला के एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना के एक परफेक्ट मेडिकल साइंस का फील्ड बना के चुना जाए। और यही किया गया, कोशिश की गई कि इंटीग्रेशन किया जाए एलोपैथी में और आयुर्वेदा में। तो शुरुआत में तो अटेम्प्ट किए गए, फॉर्मल मेडिकल एजुकेशन शुरू की गई और ऐसा
ऐसे कोर्सेज चलाए गए जो कि इंटीग्रेटेड थे, जिसमें आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों पढ़ाई जाती थी बच्चों को। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की जो अप्रोचेस थी दोस्तों वो बहुत अलग थी। और चूंकि उनकी अप्रोचेस इतनी अलग हैं, यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इनकॉम्पैटिबल डिफरेंसेस ऑफ अप्रोच। इनकी अप्रोच ही इतनी इनकॉम्पैटिबल है कि दोनों एक दूसरे के साथ चल ही नहीं पाए। ठीक है ना। तो भाई स्टेट ने बहुत कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाए जाए, आयुर्वेदा मॉडर्न मेडिसिन को जोड़ा जाए, ओके, लेकिन वो हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं जो एलोपैथिक मेडिसिन थी जो ब्रिटेन की तरफ से आई थी, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के सामने डोमिनेंट होती नजर आई। और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स थे उनको भी समझ में आने लगा कि भैया कहीं ना कहीं मॉडर्न मेडिसिन में हमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मॉडर्न प्रोसीजर्स को हमको सीखना पड़ेगा, और उन्होंने सीखा भी है। आज की डेट में बहुत सारी आयुर्वेदा डॉक्टर्स जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप कभी कभी क्लिनिक पे जाओगे ना, किसी भी क्लिनिक पे जाके आप अपना चेकअप वगैरह कराओगे तो आप देखोगे कि हो सकता है वो आयुर्वेदा डॉक्टर हो, बट उसको मॉडर्न मेडिसिन के बारे में भी काफ़ी जानकारी होती, काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। ज़्यादातर रूरल इलाकों में, अंडर सर्व इलाकों में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। रूरल महाराष्ट्र में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को एकदम से हटा देना हमारे मेडिकल फील्ड से ये सही नहीं है दोस्तों। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने इंडिया के मेडिकल फील्ड के लिए बहुत कुछ किया। ये जो आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स थे इनको ये बात मालूम थी कि सिर्फ आयुर्वेदा पे अगर हम लिमिटेड रह गए तो एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए एक प्रैक्टिकल कैरियर कंपल्शन के लिए इन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने मॉडर्न मेडिसिन भी सीखी है। ओके, आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन इज द डोमिनेंट मार्केट। आयुर्वेदा भी चल रहा है बट उस लेवल पे नहीं चल रहा है। अभी शुगर में आप आयुर्वेदा की दवाई खा सकते हो, बट सर्जरी करनी है, गाल ब्लैडर निकलवाना है, तो भाई फिर तो मॉडर्न मेडिसिन का आपको सारा लेना पड़ेगा ना। हालांकि आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स भी सर्जरी कर सकते हैं, पूरा का पूरा आर्टिकल उसी को लेके। तो ये सब बातें दोस्तों यहाँ पे कही जा रही हैं। तो इन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए आयुर्वेदा की पढ़ाई के साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो जो डीआर की ऑनरेबल, आपका नाम के आगे लगता है ना कि डॉक्टर सो डॉक्टर सो, वो चीज बहुत जरूरी थी। ठीक है। अब आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है, ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अच्छी सर्जरी नहीं कर पाते हैं, और सारे मॉडर्न मेडिसिन करने वाले डॉक्टर्स अच्छी सर्जरी कर लें ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे डॉक्टरों के एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे ऑथर ने, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी सर्जरी प्रोवाइड की, और बहुत से अच्छे ऐसे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जहाँ पे ये जो एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन वाले डॉक्टर्स हैं वो प्रॉपर सर्जरी नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के बात यही बोली जा रही है यहां पे कि भाई एक ऐसा सिंथेसिस करने की जरूरत है जहां पे सर्जरी की फील्ड में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी ऊपर आए, लेकिन वो लिमिटेड होने चाहिए। सर्जरी का जो प्रोसीजर होता है ना काटापीटी का, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, इतना आसान नहीं होता है। जैसे कि ऑथर यहां पे एग्जांपल दे रहे हैं एक सर्जिकल प्रोसीजर का, जिसको आप बोलते हो कोलेसाइस्टेक्टोमी, जिसमें गॉल ब्लैडर का रिमूवल होता है। मेरी मदर की भी रिसेंटली तबीयत खराब हो गई थी, उनको हाई ब्लड प्रेशर शुगर भी है, उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो ऑपरेशन से निकालना पड़ा। अभी ऐसे केसेस में क्या होता है कि सर्जरी करनी पड़ती। ऑथर बोल रहे हैं कि जो सर्जरी करनी है भाई, ये सर्जरी किसी एक परफेक्ट डॉक्टर को ही करनी चाहिए। जो अभी का कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशन आया है 20 नवंबर का, किसने इशू किया? इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल द्वारा। इसने क्या बोला? इसको बोला गया इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने इसको रिलीज किया और बोला है कि एक एमएस आयुर्वेद शल्य तंत्र में या जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो होल्ड करता है, शल्य तंत्र यानी एमएस आयुर्वेद, वो 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। अब इन 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स में कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि भैया कुछ मॉडर्न सर्जिकल प्रोसीजर्स में मैं ये बोलूंगा कि भाई पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदा को लेना सही नहीं है, ऐसा ऑथर यहां पे बोल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको आप कोलेक्सिस्टोमी बोलते हो, अनटिल अनलेस यू आर बीइंग असिस्टेड, और आपने कम से कम 100 ऑड प्रोसीजर्स कर रखे हो। तो एक ऐसा डॉक्टर जिसने कम से कम 100 ऑड प्रोसीजर्स कर रखे हैं किसी एक परफेक्ट सर्जन की देखरेख के अंदर, उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेशन करे तो सही है, बट एकदम से वो करने लगे तो सही नहीं है। इस कोलेक्टोमी के प्रोसेस को 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कि आयुर्वेदा में लिस्टेड हैं, उसको बोला गया पिताशीमार निर्हरण शेदान। तो यही ऑथर यहां पे बताने की कोशिश कर रहा है कि आयुर्वेदा वर्सेस आपका मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन में भी जो लोग नए नए निकल के आ रहे हैं ग्रेजुएट्स,
या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनको आप सर्जरी करने की पोजीशन दीजिए, मतलब परमिशन दीजिए, वो सही नहीं है। कम से कम वो भी 100-200 प्रोसीजर्स करें अपने सीनियर्स के साथ, उसके बाद ही उनको परमिशन मिलनी चाहिए। तो यही सब बातें दोस्तों, एक टर्फ वॉर सा चल रहा है किसके किसके बीच में, आयुर्वेदा के बीच में, एलोपैथी के बीच में। आयुर्वेदा को बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस बताया जा रहा है, मॉडर्न मेडिसिन वालों को एक सीज मेंटेलिटी का बताया जा रहा है, वो आयुर्वेदा को एक इंफीरियर डॉक्टर्स की प्रकार से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सीरियस डिस्कशंस की जरूरत है। ये जो नॉन एमबीबीएस वर्कफोर्स है, नॉन एमबीबीएस वर्कफोर्स मतलब आयुर्वेदा डॉक्टर्स की बात हो रही है, ये हमारे हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इनके हमारा हेल्थ सिस्टम लंबे समय के लिए चल पाना मुश्किल है। क्योंकि कोविड-19 की हेडलिंग ले लीजिए, या ग्राउंड लेवल पे, रूरल लेवल पे लोगों के इलाज की बात कर लीजिए, ये आयुर्वेदा डॉक्टर्स हर लेवल पे इन्वॉल्व हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बातें यहां पे कही जा रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं दोस्तों, रेन इन द वैक्सीन नेशनलिज्म नॉट प्रॉफिटरिज्म। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है आज, देखते हैं यहां पे क्या बात कही जा रही है। देखिए, अगर आप बात करो दुनिया भर की, तो दुनिया भर में ब्लैक मार्केटिंग होती है, होर्डिंग होती है। होर्डिंग समझते हैं ना? होर्डिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए प्याज है, किसी एक जगह पे प्याज की कमी होने लगी, ठीक है, और उसके दाम बढ़ने लगे, तो जो बीच के ट्रेडर्स या मिडिलमैन होंगे वो क्या करेंगे, प्याज को अपने पास एक्सेसिवली स्टोर करने लगेंगे। वो कोशिश करेंगे कि प्याज के दाम और बढ़ जाएं, क्योंकि प्याज के दाम जब और बढ़ जाएंगे तो वो और प्रॉफिट कमा सकते हैं उन प्याजों को बेच के। तो इसको बोला जाता है होर्डिंग। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग बहुत चलती है। अब नॉर्मल कर केसेस में लोग गलत करते हैं, बट पैंडेमिक के समय पे, एक नेचुरल डिजास्टर के समय पे, फ्लड आया है, ड्रॉट आया है, कोविड-19 आया है, एबोला फैला, इन्फ्लुएंजा फैला है, उस समय पे अगर आप ये होर्डिंग ब्लैक मार्केटिंग करने लगो, ये गलत है। आपके अंदर थोड़ी एम्पैथी होनी चाहिए, सॉलिडारिटी होनी चाहिए, सोशल सॉलिडारिटी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जब ह्यूमन डिजास्टर चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है, उस समय पे पैसा कमाना आपका अकेला ये हो जाए, ऑब्जेक्टिव हो जाए, वो सही नहीं। कहीं ना कहीं कुछ हद तक चैरिटी इन्वॉल्व होनी चाहिए। कोविड-19 भी एक ह्यूमन ट्रेजेडी है जिसमें ग्लोबल सॉलिडारिटी की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो इसमें भी अपना प्रॉफिट निकालने को घूम रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो ध्यान जा रहा है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ जा रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ जा रहा है। कोविड-19 की टेक्नोलॉजीज में जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं उनकी तरफ जा रहा है। जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं कोविड-19 के मेडिकल इक्विपमेंट्स को बेचने में, जैसे पीपीई किट्स को बेचने में, ग्लव्स को, मास्क को बेचने में, उनकी तरफ जा रहा है कि भाई ये कंपनीज अपने दामों को वेरी करके ह्यूज प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रही हो एक ऐसे समय पे जब पैंडेमिक फैला है। और यही नहीं, हॉस्पिटल्स, जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, सब नहीं, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स पूरे के पूरे इस प्रोफेशन को बदनाम कर देते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के, ठीक है ना। क्योंकि एक आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो बहुत डरा हुआ होता है, उस समय पे उसको डराना बहुत आसान होता है। तो भाई दुनिया भर में कोविड-19 से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे ड्रग्स हो, यहां पे आपको थोड़ी चैरिटी लेके आनी चाहिए। यहां पे आप हर चीज को कॉमर्शलाइज कर दो, बिजनेस मोटिव से देखो, प्रॉफिट मोटिव से देखो, ये सही नहीं है। और इस चीज को एंश्योर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रिसाइडिंग बॉडी है, वो है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। मई 2020 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने बोला कि देखिए जो कोविड-19 की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो वैक्सीन हैं, जो मेडिसिन हैं, पीपी किट्स हैं, मशीन्स हैं, इनका इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। तो जो अमीर कंट्रीज हैं, जो अमीर लोग हैं, वो एक्सेस ले पा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उनको एक्सेस ही नहीं मिल रहा है, वो मर रहे हैं, ये गलत है। अगर कल की डेट में वैक्सीन बनती भी है तो उस वैक्सीन को इक्विटेबल तरीके से आप अवेलेबल कराइए। तो ये नहीं है कि अमीरों को आप हाई दाम पे वैक्सीन बेच रहे हो। अब ये सब बोला वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। फिर वर्ल्ड असेंबली ने क्या बोला कि हम रिच को और स्ट्रांग को ये अलाउ नहीं कर सकते, वो पहले सब कुछ छीन लें। अब कोरोना वायरस फैला तो अमीरों की वजह से फैला ना, फॉरेन तो अमीर ही गए थे, गरीब तो जाएगा नहीं। गरीब आदमी तो केरला में काम करता तो तमिलनाडु ना जा पाए घूमने के लिए। तो भाई ये बोला जा रहा है कि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, उन कंट्रीज में जहां पे हाई रिस्क ग्रुप्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां वैक्सीन का इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए। क्या इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है? पहले से तो बिल्कुल अवेलेबल है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव, गावी अलायंस, प्री कोविड-19 के पीरियड में भी इन्वॉल्व है और अभी के लिए कोविड-19 के रिसर्च में भी इन्वॉल्व है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, 13 जून को इन्होंने बोला, इनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस, इन्होंने बोला कि भैया कोविड-19 से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसको आप पब्लिक गुड मानो। पब्लिक गुड जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार ने एक पार्क बनवाया तो उस पार्क में हर कोई जा सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो ये हो गया पब्लिक गुड।
उसी प्रकार से डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस बोल रहे हैं कि भैया कोविड-19 से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को आप पब्लिक गुड बना दो, मतलब ये सबके लिए अवेलेबल हो, किसी भी प्रकार का इसमें रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी भी प्रकार के प्रॉफिट मोटिव को यहाँ पे इन्वॉल्व ना किया जाए। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इनकी बात कोई सुनेगा नहीं, डेफ ईयर्स पे चली गई, बड़ी बड़ी कंपनीज ने बात सुनी ही नहीं। फाइजर के तो सीईओ ने बोल दिया कि यार ये तो नॉनसेंस है, गड़बड़ है, डेंजरस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 की टेक्नोलॉजी और कोविड-19 की वैक्सीन को बनाने में जो प्राइवेट कंपनीज है, अच्छा खासा पैसा इनका खत्म हो रहा है। अब जब अच्छा खासा पैसा इनका खत्म हो रहा है तो ये उसको प्रॉफिट मोटिव से देखना चाहेंगे। और जब WHO से और बड़े बड़े एनजीओ से अपील आएगी कि नहीं भाई पब्लिक गुड बना दो, तो पब्लिक गुड बनाने को इतनी आसानी से वो तैयार होंगे नहीं। तो बात यहां पे निकल के आती है कि जब इस तरीके की चीजों की बात हो रही है, जहां पे डेवलपमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, सप्लाई पब्लिक तक पहुंचनी जरूरी है, हेल्थ कंसर्न्स हैं, लोग रियल टाइम में मर रहे हैं, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को आना चाहिए प्ले में। पब्लिक गुड्स को लोगों को अवेलेबल करवाना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। अब गवर्नमेंट जबरदस्ती वो दवाई की टेक्नोलॉजी छीन के करे, या गवर्नमेंट खुद अपनी जेब से उन कंपनियों को दे के करे पैसा, कैसे भी करे, बट यहां पे यूनाइटेड नेशंस का, देश की इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि लोगों के बेसिक ह्यूमन राइट्स का सवाल उठता है। यहाँ पे लोगों को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना एक ह्यूमनिस्टिक एलिमेंट है, खासकर कोविड-19 के पैंडेमिक को लेकर। तो इससे रिस्पेक्ट में WTO क्या बोल रहा है? The WTO has raised concern over public health with regard to non-availability of patented drugs in sufficient quantity and at affordable price। यानी WTO बोल रहा है कि देखिए पब्लिक हेल्थ के रिस्पेक्ट में चीजें अच्छी है नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो ड्रग्स हैं वो पेटेंटेड हैं। पेटेंटेड ड्रग्स हाई दाम पे बिकते हैं, गरीब लोग इनको खरीद नहीं सकते। नॉन पेटेंटेड ड्रग्स अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल नहीं है, तो जो लोग हैं, लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो गरीब या मिडिल इनकम के लोग हैं, वो यहाँ पे डिसएडवांटेज पे जाते हैं। फिर अब यहाँ पे WTO के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या जिसके थ्रू पेटेंटेड ड्रग्स को कम दामों पे लोगों को अवेलेबल कराया जा सके ताकि उनका इलाज करा जा सके? तो बिल्कुल है। तो पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स और डोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर एक चीज है जिसको बोला था कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग क्या होता है कि भाई अगर इमरजेंसी है तो किसी देश की गवर्नमेंट इंटरवीन करके रीजनेबल दाम पे एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको मान लीजिए यूएस की कंपनी ने पेटेंट कर रखा है, उसका जेनरिक वर्जन अपनी कंट्री में बना के सस्ते दामों में बेच सकता है। अगर उस बीमारी ने तरखाट मचा रखा है उस पर्टिकुलर कंट्री में, पब्लिक हेल्थ में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये कर सकती है एक पर्टिकुलर कंट्री, किसके अंदर? कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर। बट ये सब चीजें इमरजेंसी में करी जाती हैं। तो बेसिकली कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक नेशनल गवर्नमेंट इशू करता है, किसके किसके बीच में? एक विलिंग बायर, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको दवाई की जरूरत है तो वो विलिंग है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो बेचना नहीं चाहता, अनविलिंग सेलर है। जो कि एक बड़ी कंपनी, फाइजर जैसी कंपनी, ग्लेनमार्क जैसी कंपनी अगर दवाइयां बनाएंगी तो वो दवाइयां सस्ते में बेचना नहीं चाहिए। उनको पता है कि हमको दवाई बनाने में इतनी मेहनत लगी है, इतना पैसा लगा है, तो हम इसको सस्ते में क्यों बेचें, ये तो हमारा प्रॉफिट है। तो उनका प्रॉफिट अगर आप उनसे सस्ते में छीनोगे तो ऑब्वियसली बात उनको अच्छा नहीं लगेगा। बट कंपल्सरी लाइसेंसिंग के चलते कंपनी ऐसा कर सकती है, दुनिया भर में किया है, इंडिया में भी किया है। तो थाईलैंड और ब्राजील ने भी किया। इंडिया में कब हुआ? 9 मार्च 2012 को नाटको फार्मा हैदराबाद को यह लाइसेंस दे दिया सरकार ने कि ये जो बेयर जर्मनी नाम की जो कंपनी का जो पेटेंट है, इस पेटेंट के अगेंस्ट आप एक वैक्सीन बना सकते हो जिसका नाम है सोराफेनिब टॉयलेसेट। इसको नेक्सावार भी बोलते थे। ये एक एंटी कैंसर ड्रग है फॉर किडनी एंड लिवर ट्यूमर्स। और जब नाटको फार्मा हैदराबाद को दवाई बनाने की परमिशन दी गई ना, जो दवाई की कॉस्ट थी वो 97% घट गई। जी हां दोस्तों, दवाई को बनाने में खर्चा इतना ज्यादा होता है ना कि ओवरऑल फिर दवाई को महंगे दामों पे बेच के ये कंपनियां पैसा कमाती हैं। अगर उसका जेनरिक वर्जन बना दिया गया कंपल्सरी लाइसेंसिंग के अंदर, तो देखिए पैसे में क्या फर्क आ रहा है। 100 रुपए की दवाई बाद में 3 रुपए में बिकने लगी। लेकिन इस स्टेप को, कंपल्सरी लाइसेंसिंग के स्टेप को एक एक्सट्रीम स्टेप कहा जाता है। तो कल की डेट में कोविड-19 की वैक्सीन आ जाती है और दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और कंट्रीज ये कोशिश कर रही हैं कि भाई हम कोविड-19 की टेक्नोलॉजी को किसी को नहीं देंगे, हम अपने पास वैक्सीन रखेंगे, वैक्सीन महंगी बेचेंगे। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया, ब्राजील, थाईलैंड जैसी कंट्रीज इस तरीके के स्टेप्स को लेके वैक्सीन को अपने यहाँ पे इशू कर सकती हैं। कोविड-19 की वैक्सीन कैंडिडेट्स की बात की जाए तो भैया ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स आ रहे हैं। फाइजर, मॉडर्ना, इस तरीके की वैक्सीन किस लेवल पे पहुंची ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं।
फिर कोविड 19 की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2 अक्टूबर 2020 को भी कुछ हुआ है दोस्तों। 2 अक्टूबर 2020 को इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक जॉइंट कम्युनिकेशन भेजा है, किसको? आईपीआर काउंसिल ऑफ डब्ल्यूटीओ को। और इस जॉइंट कम्युनिकेशन में इंडिया और साउथ अफ्रीका ने बोला है कि भाई कोविड 19 से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जिसमें वैक्सीन भी आती है, इसकी पेटेंटिंग मत करिए, इसका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेंट, इन सबको रिलैक्स करिए। और इस प्रपोजल को भैया सपोर्ट मिला है 36 मेंबर्स फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड 43 मेंबर्स फ्रॉम अफ्रीकन ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो साउथ एशियन सार्क से इंडोनेशिया, वेनेजुला, निकारागुआ, इन सब ने इंडिया और साउथ अफ्रीका के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया 2 अक्टूबर 2020 के इनिशिएटिव को, कि भैया वैक्सीन की पेटेंटिंग मत करिए, कोविड 19 से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की पेटेंटिंग मत करिए। तो जितने भी गरीब भूखे नंगे देश हैं उनको चाहिए फ्री में चीजें, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके तो भैया बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इस आशा में बैठे हैं कि वैक्सीन आ जाए, हम तो करोड़ों अरबों, चूंकि ये तो करोड़ों अरबों का धंधा है दोस्तों। कोविड 19 की वैक्सीन अगर किसी एक कंपनी ने बना दी, मान लीजिए फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन बहुत ज्यादा फेमस हो गई, भैया बिलियंस एंड ट्रिलियंस और डॉलर का इनका बिजनेस होता है, कोई हिसाब नहीं है जिस हिसाब का कोरोना वायरस फैला है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें सस्ते में देना नहीं चाहेंगे। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, गरीब कंट्रीज हैं, वो चीजें सस्ते में चाहती हैं। तो आगे चीजें कैसे होती हैं ये तो समय ही बताएगा। तो ये था आज का हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। 2-3 आर्टिकल्स मैंने स्किप किए हैं इंटेंशनली, चूंकि समय नहीं था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।